हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। माय नेम इज प्रीति, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल करने से पहले हमें मैनेजमेंट के बारे में, उसका नेचर, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जानना होगा। ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसे देखना ना भूले, ताकि आपको मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में अच्छे से नॉलेज हो सके। ओके, ये जो चैप्टर है वो 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सो बाकी के जो पार्ट वो आपको आगे मिल जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट माय टॉपिक। Principle of management are broad and general guidelines for decision making। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा ब्रॉड है, बड़ा है, एंड इसकी कुछ जनरल गाइडलाइंस है। जनरल गाइडलाइंस मतलब इसके कुछ रूल्स हैं, और गाइडलाइंस का मतलब वो तरीका जिसे अपनाकर या जिस पे चल के हम अपने गोल्स को पूरा कर सके और अपने डिसीजन मेकिंग को और अच्छा बना सके। एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर और बिहेवियर ऑफ मैनेजर, फॉर एग्जाम्पल डिसाइडिंग कि किसके बिहेवियर को, मैनेजर को, और ये गाइडलाइंस किसको करती है, मैनेजर के डिसीजन मेकिंग को हेल्प करती है। किसके लिए हेल्पफुल है? मैनेजर्स के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल डिसाइडिंग अबाउट प्रमोशन, किसके लिए डिसाइड करना? प्रमोशन। किसके प्रमोशन के लिए? एम्प्लॉय की प्रमोशन के लिए। फंड मैनेजर में कंसिडर सीनियरली वेयर द अदर में फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मेरिट। इस प्रिंसिपल को फॉलो करके हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं और अपने इंडस्ट्री और अपनी कंपनी को अच्छे से चला सकते हैं। सो इसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, इनको अलग अलग प्रिंसिपल जो हैं, यहाँ पे 3 चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। Principle given by Henry Fayol, scientific principle of management given by F.W. Taylor, scientific technique of Fayol। So आज का जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल गिवन बाय F.W. Taylor। F.W. Taylor तो इसकी फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विस्लो टेलर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल। ओके, साइंटिफिक प्रिंसिपल होते क्या है? ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंस। यहाँ पे साइंस का मतलब वो है जो यूनिवर्स में, ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल हो, जिसे फॉलो करके, जिसकी गाइडलाइंस को फॉलो करके हम अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, और साइंटिफिक मेथड को यूज करके हम अपने काम को सही टाइम पे, काम की एफिशिएंसी और मोशन को यूज करके हम अपने जो काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। हमें यहाँ पे साइंस का मतलब ये है कि एफिशिएंसी याद करना, एफिशिएंसी को जानना, जिसको हम जान के वर्कर को उतना ही काम देंगे जितना उससे हो सके और जो उस टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ना तो हम अपने वर्कर से ज्यादा काम करवा सकते हैं, ना ही कम। हमें सिर्फ उसके टाइम के अकॉर्डिंग, उसकी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही उसे काम कराना है। ओके, सो यहाँ पे जो F.W. टेलर की जो प्रिंसिपल है, यहाँ पे 4 प्रिंसिपल हैं। Science not rule of thumb, harmony not discord, cooperation not insular, or development of worker to their greatest efficiency of prosperity। ओके, तो जो F.W. टेलर है, इन्होंने अपनी प्रिंसिपल्स में 2 चीजों के ऊपर बात की है। फैक्ट्री, वन इज फैक्ट्री, सेकेंड वन इज वर्कर्स। उसने फैक्ट्री और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के ऊपर उसने बताया है कि, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ी F.W. टेलर के बारे में। हम थोड़ा जानते हैं कि उनकी लाइफ कैसी थी, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या अचीव किया, और थोड़ा सा उनके बारे में मैं कुछ बताना चाहूंगी। जो F.W. टेलर है, फ्रेडरिक विस्लो जो है, उनका जो जन्म है, उनका जो लाइफ टाइम है वो
1856 टू 1950 है। तो 1856 टू 1950 ये इनकी टाइमलाइन पीरियड है। ओके, इनका जो बर्थ है वो 20 मार्च 1856 को कहाँ पे हुआ था? यूएसए में। सो इनका जो प्रोफेशन है वो है अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन मिडवेल स्टील। ओके, जो फ्रेडरिक विस्लो ने अपनी एजुकेशन स्टीवेंस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से 1883 में प्राप्त की थी। ओके, सो फ्रेडरिक का स्टडी है वो साइंस ही है। उन्होंने साइंस स्ट्रीम से अपनी स्टडी पूरी करी है। सो उन्होंने अपने जो साइंस स्टडी को उन्होंने जो ली है वो क्या कहते हैं कि अब हम साइंटिफिक मेथड को यूज हम अपने वर्कर्स से और अपने मैनेजमेंट टीम और मैनेजर इन दोनों के रिलेशन को हम बना के हम क्या कर सकते हैं, उनसे अच्छा काम करा सकते हैं। अगर दोनों के बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा, वो दोनों एक दूसरे की इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगे, तो काम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी और काम का जो तरीका है, काम हमें अच्छे से नहीं और वर्कर्स भी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। तो हमें उन्होंने जो अपने टाइम पीरियड में उन्होंने किसके ऊपर ध्यान दिया? वर्कर्स के ऊपर और फैक्ट्रीज के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया। सो उन्होंने जो अपनी जो नॉलेज है उसने किसके ऊपर बताई? वर्कर्स के ऊपर। उन्होंने जो अपनी जो प्रिंसिपल है वो किसके ऊपर बनाई है? वर्कर्स के ऊपर और वर्कर्स एफिशिएंसी के ऊपर। ओके, और जो फ्रेडरिक विस्लो है इंडस्ट्री एरिया में इम्प्रूवमेंट करना चाहते थे। 1874 में वह एक मैकेनिक टीचर बने, जहां उन्होंने अपने लेवल्स को देखा, अपने से नीचे काम करने वाले लोगों को देखा, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, उनसे और कितनी अच्छे तरीके से काम हम करवा सकते हैं। ओके, उन्होंने काम से रिलेटिव फैक्ट्स निकाले, प्रिंसिपल निकाले, साइंटिफिक फैक्ट्स भी निकाले कि साइंस को उन्होंने यूज किया। साइंस यूज करना मतलब उन्होंने हर काम को कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, उन्होंने सब कुछ एनालाइज किया। ओके, टेलर का मानना था कि अगर कोई काम हम साइंटिफिक मेथड से करें तो उस काम को हम बेस्ट मेथड से कर सकते हैं। साइंटिफिक मेथड से करना ही काम को बेस्ट तरीके से करना उन्होंने माना था। तो टेलर को सबसे ज्यादा टाइम एंड मोशन के लिए याद किया जाता है। उसने किसी भी काम को उसके एलिमेंट्स में डिवाइड करके एवरी सेकंड का समय में मेजर किया। ओके, सो उनका जो फर्स्ट प्रिंसिपल था वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड प्रिंसिपल इज हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड प्रिंसिपल इज कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल। फोर्थ प्रिंसिपल इज development of worker to their greatest efficiency of prosperity. Okay, so let's start my first principle, science not rule of thumb. So science not rule of thumb, विज्ञान का तरीका हो, ना कि अंगूठा टेक नियम। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञान का तरीका का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसे हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना चाहिए, जो यूनिवर्सल अप्रूवल हो, जो ऑब्जर्व किया हो, हमारे जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिन्होंने लिखा है और जिन्होंने हमें बताया है, वो जो ऑब्जर्व किया हो, जिसपे एक्सपेरिमेंट किया हो, ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा या नहीं होगा, इसके कॉजेज और क्या इफेक्ट निकलते हैं। कहने का मतलब है साइंस का हमें यहाँ पे यूज करना है, इसकी जो एफिशिएंसी निकालनी है वो, और जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, हम यहाँ पे साइंस फॉलो करना है, ना कि यहाँ पे रूल ऑफ थंब फॉलो करना है। रूल ऑफ थंब का मतलब वो होता है जो हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हो, जो हमारे अकॉर्डिंग हो, हमारे जो साइंटिफिक प्रूवल तो नहीं है, ये बस हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग
या हमारी नॉलेज के अकॉर्डिंग, ये जो हमारे माता पिता ने हमें सिखाया, जो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाए, हमारी जो पीढ़ी दर पीढ़ी हम सीखते आए हैं, रूल ऑफ थंब नहीं होना चाहिए। ये हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड ना होके ये साइंटिफिक बेस हो, मतलब कि साइंस इसे साइंस के अकॉर्डिंग साइंस फॉलो करता हो, उसे यूनिवर्सल प्रूव्ड हो, जो ऑब्जर्व किया हो और जिसपे एक्सपेरिमेंट किया हो। ठीक है। एवरेज जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक इंक्वायरी एंड नॉट ऑन इंस्टीट्यूशन एक्सपीरियंस एंड हिट एंड मिस एरर। मतलब कि करा और हुआ तो हुआ, ना तो कोई बात नहीं, ऐसा मेथड नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिस हिट एंड मिस मेथड नहीं होना चाहिए, मतलब कि ये एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मेथड नहीं होना चाहिए कि हमने एक्सपीरियंस किया, हुआ तो हुआ, ना तो कोई बात नहीं, इसे मतलब कि इसे हटा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि एवरेज जॉब शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक, कोई सी भी जो जॉब होती है, कोई सा भी जो काम होता है, वो साइंटिफिक इंक्वायरी बेस्ड होना चाहिए, कि साइंटिफिक प्रूव्ड हो, और हमने वो हमारे जो ऑथर्स हैं, जो हमारे जिन्होंने प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग वो प्रूव और ऑब्जर्व किया हो, और उसे मतलब कि साइंटिफिक हमने देखा भी हो, और यूनिवर्सल उसे सेटिस्फाइड भी किया गया हो। ठीक है। वो हमारे एक्सपीरियंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। ओके। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है। देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी which can be developed through work and study analyze। कि ये सबसे बेस्ट मेथड है अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है। टेलर बिलीव दैट देयर was only one best method to maximize efficiency। टेलर का विश्वास था कि ये सिर्फ एक ही ओनली वन मेथड है कि जिसमें साइंस का हम यूज करके हम अपनी एफिशिएंसी को और अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस। इसमें हम साइंटिफिक स्टडी को हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ओके। सो ट्रायल एंड एरर मेथड नहीं होना चाहिए। सो अप्रूवल होना चाहिए, अप्रूवल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। इन द प्रेजेंट कंटेंट द यूज ऑफ इंटरनेट हैज ब्राउट ए इम्प्रूवमेंट इन द इंटरनल एफिशिएंसी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे होनी चाहिए, कि अगर हम किसी चीज की प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जो कस्टमर है हमारा, वो कहाँ तक सेटिस्फाइड है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मैनेजमेंट टीम और वर्कर्स की कहीं ना कहीं फॉल्ट है। अगर वो कस्टमर सेटिस्फाइड हमारे काम से नहीं हो रहा, तो हमें उसको ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड क्यों नहीं है। अगर हमें वो रीजन पता चल गया, तो हम अपने काम में वो इम्प्रूवमेंट करके कि कस्टमर किस तरीके से सेटिस्फाइड होगा, हम अपने काम को और अच्छा कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में आगे कस्टमर को फिर से किसी चीज को लेके प्रॉब्लम ना हो। सो हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। कि मतलब कि हार्मोनी का मतलब क्या होता है कि पीस, जो भी हम काम करें वो पीसफुली हो, ना कि डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मतलब कि हमारा उसमें आपसी मत नहीं होना चाहिए, कि सबका इसका अलग मत है, ये इसका अलग डिसीजन है, इसका ये कहने का तरीका है। हमें इसका उसका नहीं देखना है, हमें वो तरीका देखना है जिससे मैनेजर एंड हमारे जो वर्कर हैं वो दोनों सेटिस्फाइड हो। ठीक है। वर्कर एंड मैनेजमेंट मस्ट वर्क इन हार्मनी विद ईच अदर। जो वर्कर और मैनेजमेंट को हमें हार्मोनी है कि पीसफुली काम करना है और एक दूसरे के साथ काम करना है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। अगर मैनेजर की जितनी इंपॉर्टेंस है, उतनी ही जरूरत हमारे वर्कर्स को भी है। दोनों को एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। देयर शुड बी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू। इन दोनों के बीच में आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। टेलर मस्ट ऑन मेंटल रिवोल्यूशन
विद मीन्स एक कंप्लीट चेंज इन एटीट्यूड फॉर ईच अदर। मैं यहाँ पे कहने का मतलब मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब कि दोनों को एक दूसरे के लिए समझना चाहिए, दोनों की आपसी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मेंटल रेवोल्यूशन मतलब कि यहाँ पे किसी का आपसी मत नहीं होना चाहिए, दोनों की यहाँ पे कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए कि किसी की आइडिया को लेके हम नेगेटिव ना सोचे, उसकी बातों को समझे, वो हमें क्या समझाना चाहता है और ऑब्जर्व करें कि वो जो समझाना चाहता है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं, कर सकते हैं। उस स्टेप को अपने काम में हम अगर लगाते हैं, उस स्टेप को हम अपने काम में यूज करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। प्रोडक्शन कंपनी में मैनेजर और ऑनर और वर्कर्स के बीच में एक कड़ी का काम करता है। मैनेजर्स को वर्कर से काम को पूरा करवाने का राइट होता है और ये राइट हमें अपने गलत काम में यूज नहीं करना चाहिए। अगर हमें सिर्फ इतना राइट है कि हम वर्कर से काम करवा सकते हैं, हम उसे प्रेशर देके उसे प्रेशराइज करके हम उसे काम नहीं करवा सकते कि आपको ये काम इतने टाइम में करना ही करना होगा। हमें पहले उस काम की एफिशिएंसी निकालनी होगी कि वो उस काम में वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर वो हमारी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वो काम उतने टाइम में पूरा नहीं हो सकता तो हम वर्कर को उसको काम को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। ओके, हमें उससे उतना ही काम करवाना चाहिए जिससे वो खुशी से और अपने इंटरेस्ट से और अपने एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसे कर सके, ना कि प्रेशर देके। ओके, सो डिस्कॉर्ड से हमारा मतलब है कि हमें अपना मत नहीं देना चाहिए और हमें जरूरी नहीं है कि हम उस काम को उतने टाइम में कर सकते हैं। हमारा एक्सपीरियंस है तो सामने वाले का भी उस काम में उतना ही इंटरेस्ट है, वो उसकी भी सेम एफिशिएंसी हो जो हमारी है। जो एफिशिएंसी होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई उस काम को वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है, बहुत जल्दी करके दे देता है, कोई उसे अपने अकॉर्डिंग या मतलब सबकी एफिशिएंसी कहने का मतलब यहाँ पे अलग अलग होती है, सबकी एफिशिएंसी यहाँ पे सेम नहीं होती। ओके, टेलर ने मैनेजर एंड वर्कर के रिलेशन को समझने में बहुत जोर दिया है और कंपनी में दोनों के काम को समझना, अंडरस्टैंड करना और इम्पोर्टेंस देने होना चाहिए। हमें वर्कर को ये समझना चाहिए कि मैनेजर के ऊपर भी आगे से प्रेशर आ रहा है, वो अगर हमसे प्रेशर देके काम करवा रहा है तो उसके ऊपर भी किसी ना किसी का प्रेशर है, और तो हमें उसको गलत ना समझते हुए, उसके काम को समझते हुए हमें उसे टाइम से काम पूरा करके देना चाहिए। और मैनेजर को भी ये है कि वो वर्कर की इम्पोर्टेंस को समझे कि वर्कर्स पे प्रेशर ना हो, उस पे वर्कलोड, अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसे कोई काम समझ में नहीं आ रहा तो उसे आराम से समझाए फिर करवाए। ओके, सो mental revolution involves changes in the attitude of worker and management toward one another from competitions. The corporation boss should realize that the requirement कि देखो वो यहाँ पे कॉपरेशन की बहुत भी जरूरत होती है कि हमें उसे काम में कॉपरेट करे, उसकी हेल्प करे, उसे समझाए। अगर सामने वाले वर्कर को समझ में नहीं आ रहा तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि मैनेजमेंट टीम और मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे समझाए पहले कि उसे प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है, उसे वो काम समझ में क्यों नहीं आ रहा, उसे कहाँ पे किस स्टेप पे क्या प्रॉब्लम है। अगर हम उसे समझाएंगे तो वो काम को जरूर अच्छे तरीके से करेगा। ओके, सो अब हमारा पॉइंट है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, देयर शुड बी इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क। हमें सभी को इक्वल डिवीजन ऑफ मतलब कि इक्वल काम देना चाहिए कि हम जो काम को बांट रहे हैं सभी वर्कर को एक समान मात्रा में काम देना चाहिए। जैसे कि जस्ट लाइक एग्जांपल कि ऐसा ना हो कि हमारी कंपनी में, हमारे ग्रुप में एक मैनेजर की टीम में 5 एम्प्लॉय हैं। ठीक है, उसको काम बांट रहा है। ऐसा ना हो कि एक वर्कर को तो उसने बहुत ज्यादा काम दे दिया और एक को उसने बिल्कुल भी नहीं दिया, थोड़ा बहुत दिया। तो इससे क्या होगा, इससे जो कॉपरेशन की जो फीलिंग है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। उसके मन में कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग आएगी कि यहाँ पे उसको ज्यादा काम मिल रहा है, वहां पे। इससे वो क्या होगा, वो जो मैनेजर के लिए जो उसकी इम्पोर्टेंस है, जो उसकी फीलिंग्स है, वो धीरे धीरे चेंज हो जाएगी। इसलिए मैनेजर का काम होता है कि वो सभी को इक्वल काम दे, बराबर का काम दे। ओके,
इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ हार्मनी नो डिस्कॉर्ड, कि काम को अच्छे तरीके से कराए, ना कि नेगेटिव फीलिंग के साथ, डिस्कॉर्ड के साथ काम कराए। मैनेजर एंड वर्कर्स मस्ट वर्क इन कॉपरेशन, मैनेजर और वर्कर्स को एक साथ कॉपरेट होकर काम करना चाहिए with each other. Management should welcome suggestion of worker and reward them for good suggestion. At the same time workers should not get on strike. अगर मैनेजर अगर अपने वर्कर्स की बात को सुनता है, उसे समझता है, अगर मान लो किसी वर्कर को कोई आइडिया आता है कि मैं अपने कंपनी को, अपनी टीम को इस और अच्छा कर सकता हूँ, कुछ क्रिएटिव, उसके मन में कुछ क्रिएटिव थॉट्स आते हैं या कुछ काम आता है, कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैनेजर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सामने वाले वर्कर की बात को सुने, समझे, ऑब्जर्व करे। अगर उसके आइडिया में थोड़ा सा भी दम है तो उसके आइडिया को वो फॉलो करे। अगर उसके उस आइडिया से कंपनी को कुछ बेनिफिट मिलता है, आगे आने वाले टाइम में उसके उस आइडिया से कंपनी को बेनिफिट मिल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, अर्निंग हो रही है, थोड़ा सा जो हमारा जो काम है वो बहुत अच्छा हुआ, तो उसे रिवार्ड और बोनस भी देना चाहिए और टाइम आने पे उसे एक प्रमोशन भी देना चाहिए। ओके, सो उसका जो सजेशन है अगर वो गुड है तो उसको रिवार्ड दो, बोनस दो, ताकि और वर्कर भी अपनी कुछ काम को लेकर कुछ क्रिएटिविटी करे, कुछ आइडियाज लेके आए, कुछ अपनी कंपनी को प्रॉफिट अर्निंग के लिए, प्रोडक्शन को और अच्छा करने के लिए वो भी सोचे। ओके, और इससे क्या होगा, अगर मैनेजर अपने वर्कर्स को समझता है तो जो वर्कर है तो वो भी समझेंगे अपने मैनेजर को कि हम स्ट्राइक ना करें। स्ट्राइक करने से क्या होता है, कंपनी का भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, और इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्शन भी थोड़ी धीरे धीरे खराब हो जाती है। अगर हम स्ट्राइक करके बैठ जाएंगे तो हमारी प्रोडक्शन खराब होगी, हमारी जो कंपनी की जो इमेज है वो भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक दूसरे की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हमें अच्छे से काम करना चाहिए। मैनेजर को वर्कर्स की इम्पोर्टेंस समझे और वर्कर मैनेजर की इम्पोर्टेंस, दोनों आपस में मिलकर काम करेंगे तो हमारी प्रोडक्शन वाकई बहुत अच्छी होगी। अब क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेट एंड एफिशिएंसी एंड prosperity, workers should be selected for job must be provided as per qualifications. So इसमें क्या है कि सहयोग दे और व्यक्तिवाद ना हो। और मेरे कहने का मतलब ये है कि डेवलपमेंट ऑफ वर्कर, कि हम अपने वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अगर कोई वर्कर को वो काम को करता है तो हमें धीरे धीरे, अब देखो टाइम के साथ साथ हमारे जो काम करने का तरीका है और जो कस्टमर है, जैसे मान लो कि किसी भी चीज को अगर हम पहले जस्ट लाइक फोन का एग्जांपल ले लो, अगर हम फोन के जो मॉडल्स हैं जो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जैसे कि आज ये मॉडल आ रहा है, कल ये मॉडल आ रहा है, अगर हम अपने मॉडल को चेंज नहीं करेंगे तो दूसरी कंपनी अपने मॉडल को नए नए मॉडल लाके, नए नए फीचर्स लाके उसकी कंपनी अच्छी हो जाएगी और हमारे जो फीचर्स हैं वो टाइम के साथ पुराने हो जाएंगे और हमारी प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, धीरे धीरे खराब हो जाएगी। हमारा कोई कस्टमर हमारी चीजों को पसंद नहीं करेगा और उससे क्या होगा कि हमारा जो काम है वो बिल्कुल वेस्ट जाएगा, क्योंकि जब कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को पसंद नहीं करेगा तो हमारा प्रोडक्शन करने का फायदा भी नहीं होता। इसलिए टाइम के साथ साथ हमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए अपने काम को लेके, कि जैसे कि क्या फीचर्स ला रहे हैं, आज क्या ट्रेंड में है। इसलिए कि फोन में जैसे कि पहले कैमरे के क्या पिक्सल से आज वो कितनी मेगापिक्सल के कैमरे आ रहे हैं, 50 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल। सो अगर हम टाइम के साथ मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे फीचर्स पुराने हो जाएंगे, धीरे धीरे लोगों का जो इंटरेस्ट है उस चीज को लेके वो खत्म हो जाएगा। सो हमें अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसे सेमिनार देने चाहिए। हमें अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्रीज में हमें क्या करना चाहिए, हमें ट्रेनिंग वर्कशॉप लगानी चाहिए ताकि लोग उसमें
इंटरेस्ट ले, नई नई चीजों को सीखे, जो टाइम के साथ उस चीज में, उस प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशन करने हैं उसे समझे। अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे उन्हें तो क्या होगा, वो कुछ नया नहीं सीख पाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी ही कंपनी का नुकसान होगा। नए फीचर ना आने से लोगों में हमारी जो चीज की, हमारे जो प्रोडक्ट की जो इमेज है वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी। और क्या होगा, दूसरी जो कंपनी है वो जो कस्टमर्स हैं वो उससे इंटरेक्ट हो जाएंगे, और कंपनी जो कस्टमर है उनके प्रोडक्ट को ज्यादा इंटरेस्ट से देखेगी, उनकी चीजों को पसंद करेगी। इसलिए हमें टाइम के साथ मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, और अपने वर्कर्स के साथ भी हमें उनको कोऑपरेट करना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको वर्कशॉप देना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज इधर ही खत्म होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा यहाँ पे वो होगा टेक्निक्स, साइंटिफिक टेक्निक। तो नेक्स्ट में हम, आज तो हमने टेलर के बारे में पढ़ा, कल हम पढ़ेंगे फ्योल के बारे में। ओके, सो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको कुछ सीखने को मिला, अगर आपको कुछ इस मेरी वीडियो में कुछ समझ में आया या कुछ डाउट भी है तो आप कमेंट सेशन में आप उसे बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच। वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।